नमस्कार। आज का विषय है सचिव कार्य पद्धति कक्षा 12वीं। पिछले वीडियो में हमने पहला अध्याय पढ़ा था निगमित वित्त का परिचय। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं निगमित वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था निगमित वित्त का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उसी प्रकार पूंजी की आवश्यकता किस लिए होती है, जैसे कि स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, इन दोनों का भी अर्थ, परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का अर्थ, परिभाषा, पूंजी संरचना के सिद्धांत, पूंजी संरचना के घटक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो पहला अध्याय है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं निगमित वित्त के स्रोत। निगमित वित्त के स्रोत इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे पूंजी के प्रकार के आधार पर वित्तीय स्रोत, यानी कि पूंजी के प्रकार के आधार पर जो वित्तीय स्रोत होते हैं उनको हम जानते हैं। वैसे दो भागों में बांटा गया है, स्व पूंजी या स्वामित्व पूंजी भी जिसे कहा जाता है, और दूसरा है उधार पूंजी। जो स्व पूंजी होती है यह वित्तीय स्रोत का आंतरिक स्रोत होता है, और उधार पूंजी जो होती है यह वित्तीय स्रोत का बाह्य स्रोत होता है। बाह्य इसलिए क्योंकि बाहरी व्यक्तियों से इसे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ऋणपत्र, सार्वजनिक जमाएं, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक साख, ये सभी इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो पहला प्रकार है पूंजी के प्रकार के आधार पर वित्तीय स्रोत का जो पहला प्रकार है वह है स्व पूंजी या स्वामित्व पूंजी, जो कि आंतरिक स्रोत होता है। तो इसमें आंतरिक स्रोत का जो आंतरिक स्रोत स्व पूंजी होती है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ इसका यह जो है मुख्य वित्तीय स्रोत होता है अंश पूंजी। इसमें स्व पूंजी में सबसे जो मुख्य वित्तीय स्रोत है वह अंश पूंजी होता है, और यह एक स्थायी पूंजी होती है, क्योंकि इसे तभी हमें वापस करना पड़ता है जब कंपनी का समापन होता है। तो समापन की स्थिति में ही वह हमें वापस लौटानी पड़ती है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी कहा जाता है। उसके अलावा जब कंपनी को आवश्यकता होती है पूंजी की, तो वह अतिरिक्त पूंजी निर्गमित करके अंश पूंजी निर्गमित करती है। तो जब कभी कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, स्टार्टिंग में जब कंपनी का निर्माण होता है तो उस समय कंपनी की पूंजी निर्धारित कर दी जाती है प्रवर्तकों के द्वारा, जिसका उल्लेख पार्श्व सीमा नियम में होता है। उसे कहते हैं अधिकृत पूंजी। तो अधिकृत पूंजी जो होती है, इस पूंजी से अधिक अंश कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। अब इसके बाद में स्व पूंजी जो होती है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि आपको पता है, अंश और रोक कर रखी गई आय। रोक कर रखी गई आय यह कंपनी जो चालू कंपनी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कंपनी अधिक मात्रा में लाभ कमाती है तो ऐसी स्थिति में रोक कर रखी गई आय यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत की भूमिका निभाता है। लेकिन कंपनी में अंश जो होते हैं, अंश यह मुख्य स्रोत होते हैं पूंजी के। जब कभी भी कंपनी को आवश्यकता होती है तो कंपनी अंश निर्गमित करके पूंजी हासिल कर सकती है। तो ये अंश क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो अंश अधिनियम में अंश की परिभाषा दी गई है। अंश से तात्पर्य किसी कंपनी के अंश पूंजी के उस भाग से है जिसमें स्कंध या स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। तो जो स्टॉक होता है, यहाँ पर स्टॉक का अर्थ अंश में उसे शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो स्कंध या स्टॉक को अंश का ही एक रूप होते हैं। जब कभी कोई अंशधारी विभिन्न कंपनियों के अंश खरीदता है तो वह उसके पास में एक ही कंपनी के अलग अलग समय पर खरीदे गए अंशों के बहुत सारे प्रमाण पत्र जमा हो जाते हैं। तो ऐसे समय में वह अंश प्रमाण पत्रों को उस पर्टिकुलर कंपनी को लौटाकर उसके बदले में एक ही अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, या फिर उसे ही स्कंध कहा जाता है। और यह स्कंध वापस से छोटे छोटे हिस्सों में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी को सुपुर्द करके। तो ये इसीलिए ये एक अंश का प्रकार होने के कारण इसे अंश में शामिल किया गया है। अब अंश की जो विशेषताएं हैं, अब हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। अंश की पहली विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता यह देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। नंबर 1, अर्थ। कंपनी के जो अंश होते हैं यह
कंपनी के अंश पूंजी का एक छोटा हिस्सा होते हैं, या फिर उसे अंश पूंजी की एक इकाई भी कह सकते हैं। इसे कुल अंश पूंजी से उसको विभाजित किया जा सकता है। तो अंश पूंजी अंश पूंजी का एक छोटा हिस्सा जो होता है वह अंश कहलाता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता है स्वामित्व। कंपनी के द्वारा जब कभी अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसके अंशधारियों को एक प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है, जो यह उस अंशधारी के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। उस अंश प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है और यह जो है स्वामित्व को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमाण पत्र होता है। नंबर 3, पृथक क्रमांक। प्रत्येक अंश का एक पृथक क्रमांक होता है जो उसकी एक पहचान होती है। तो जब कभी कंपनी अंश निर्गमित करती है तो प्रत्येक अंश को एक अंश क्रमांक दे देती है, जिसे पृथक क्रमांक कहा जाता है। नंबर 4, स्वामित्व का प्रमाण। कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए अंश जो होते हैं वह दिखाई देने वाली वस्तु नहीं होती है। उसकी पहचान, उसके स्वामित्व की पहचान उसके प्रमाण पत्र के द्वारा होती है। अर्थात यह एक जो प्रमाण पत्र होता है यह कंपनी में उस व्यक्ति के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है जिसका नाम उस प्रमाण पत्र में लिखा होता है। उसके बाद में है नंबर 5, अंश का मूल्य। अंश के मूल्य को 3 भागों में हम विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यह कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए प्रमाण पत्र में लिखा हुआ होता है। अब अंकित मूल्य जो होता है उसे सममूल्य भी कहा जाता है। जब कभी कंपनी अंश निर्गमित करती है तो उसका मूल्य निर्धारित कर देती है। तो कंपनी के प्रवर्तकों के द्वारा जब अधिकृत पूंजी निर्धारित की जाती है उस समय उसका अंकित मूल्य निर्धारित हो जाता है कि कितने का अंश कंपनी निर्गमित कर सकती है। लेकिन इसे बाद में जो निर्गमित मूल्य होता है, नंबर 2 का है निर्गमित मूल्य। निर्गमित मूल्य या जिस मूल्य पर कंपनी अंश निर्गमित करती है उसे निर्गमित मूल्य कहते हैं। लेकिन निर्गमित मूल्य को वह अंकित मूल्य से कम मूल्य पर या अधिक मूल्य पर भी निर्गमित कर सकती है। यदि कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा अच्छी है, तो उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर भी उसके अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। तो जैसे उसे कहते हैं प्रव्याजी पर निर्गमन। तो कंपनी के जो अंश होते हैं उस ऐसे समय में उसका निर्गमन मूल्य जो होता है प्रव्याजी पर निर्गमित जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसे प्रव्याजी वह जो होता है वह अंकित मूल्य से अधिक होता है। इसी को निर्गमित मूल्य कहा जाता है। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया कि प्रव्याजी पर भी अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। उसी प्रकार कम मूल्य पर भी अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, जिसे कि अपहार पर निर्गमन कहा जाता है। तो जब कभी कंपनी की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं होती है तो ऐसे समय में कंपनी को मजबूरी में कम मूल्य पर अपने अंश निर्गमित करने पड़ते हैं। नंबर 3 है मूल्य के प्रकार का, वो है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य यह अंश विपणी में जब अंशों का क्रय विक्रय होता है तो ऐसे समय में अंशों के क्रय विक्रय के मूल्य जो होते हैं वह अंशों के मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार निर्धारित होते हैं, तो उसे कहते हैं बाजार मूल्य। उसके बाद में जो विशेषता है अंशों की, वह नंबर 6 चल रहा है हमारा, वह नंबर 6 की उसकी विशेषता है अधिकार। जो ये अंश होते हैं इसमें अंशधारियों के जो अंशधारी होते हैं उनके कुछ अधिकार निश्चित होते हैं अंशों के प्रकार, जो कि अंशों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो जैसे कि सार्वजनिक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उन्हें कंपनी की सभाओं में उपस्थित रहने का, उसमें अपना मत प्रदान करने का यानी कि वोटिंग करने का उसे अधिकार होता है। उसी प्रकार वह कंपनी के लेखा पुस्तकों को या फिर अन्य वैधानिक पुस्तकों को भी देख सकता है। तो विभिन्न प्रकार के अधिकार वह उसे हासिल होते हैं। नंबर 7 आय। कंपनी के अंशधारियों को कंपनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। तो जो आय उसे प्राप्त होती है उसे लाभांश कहा जाता है। नंबर 8 है हस्तांतरणीयता। अंश यह हस्तांतरणीय होते हैं। किसी भी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी के यहाँ पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि केवल सार्वजनिक कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, निजी कंपनी के नहीं होते हैं। तो हस्तांतरणीयता का मतलब क्या होता है? हस्तांतरणीयता मतलब जब अंशधारी को पैसे की जरूरत होती है तो वह अपने अंश बेचकर उससे पैसे हासिल कर सकता है और वह अपने अंश किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। यह इसका एक विशेषता, अंश की विशेषता होती है।
नंबर 9 संपत्ति। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वह जब कंपनी के अंश खरीदते हैं तो उनके लिए वह एक संपत्ति होता है। अंशधारियों के लिए अंश एक संपत्ति होती है। नंबर 10 अंशों के प्रकार। अंशों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंश जो होते हैं उसमें मताधिकार के आधार पर 2 भाग किए गए हैं, समता अंश सामान्य मताधिकार सहित और समता अंश प्रतिबंधित मताधिकार सहित। तो इसका अर्थ क्या होता है यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ प्रकार के नाम हम एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार भी दिए हुए हैं। अधिकार अंशों को जो संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ये संचय के आधार पर इन्हें संचय और असंचयी ऐसे 2 भागों में रखा गया है। संचय वास्तव में लाभांश का संचय होता है और भागयुक्त और अभागयुक्त ऐसे 2 प्रकार पूर्वाधिकार अंशों के बनाए गए हैं जो कि अंशधारियों के प्रबंधन में सहभाग को प्रदर्शित करते हैं। उसके आधार पर ये 2 भाग बनाए गए हैं। पूर्वाधिकार अंश कुछ परिवर्तनीय होते हैं और कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं। तो अंशों के परिवर्तन के आधार पर उसके 2 प्रकार बनाए गए हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। उसके बाद में भुगतान के आधार पर अंशों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया पूर्वाधिकार अंशों को, उसमें से शोधनीय और अशोधनीय। तो ये सारे जो प्रकार हैं समता अंश के और पूर्वाधिकार अंश के, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।